क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं, आप भी साथ साथ करिएगा। मिस्टर जय हैं, मैनेजर हैं प्राइवेट कंपनी में और 1 मार्च से इन्होंने काम करना शुरू किया। 2 साल हो चुके हैं इनको। 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, इस साल होंगे मार्च में। उनको ग्रेड में जो पैसा मिलता है वो है 15,000, 1,000 और 30,000 और डीए है 10% बेसिक सैलरी का, जिसमें से आधा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जाता है। इसको मतलब आधा स्पेशल डी है विच इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। ही हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 14% ऑफ हिज सैलरी इन आरपीएफ अकाउंट, तो 2% टैक्सेबल हो जाएगा। हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उन्होंने लोन लिया है पीएफ का अपनी डॉटर की मैरिज के लिए, जिसमें से 20,000 उसने दिया है। ये तो कोई यूज का नहीं है, फालतू की बात है। He has been provided with rent free house, जिसके लिए रेंट दिया है, तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट विच एवर इज लेस ले लेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस सब टैक्सेबल हो जाएगा। क्लब बिल ऑफिशियल पर्पस के लिए फ्री हो जाएगा। लीव एंड कैशमेंट मिला टैक्सेबल हो जाएगा। गार्डनर को टैक्सेबल हो जाएंगे। लैपटॉप फ्री होता है परक्यूजिट में यूज़ ऑफ लैपटॉप। 2 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कोई फीस चार्ज नहीं होती, तो जो सिमिलर स्कूल की फीस है वो उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। इसकी सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जब भी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ सैलरी ड्यू होती है तो हम फरवरी से अप्रैल से मार्च की जगह मार्च से फेब तक की सैलरी लेते हैं। LIC जो पेमेंट है उस पे ATC की डिडक्शन मिल जाएगी। 1 लाख रुपीज़ PNB पे 3 साल के लिए है। अगर 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता और FD के लिए होता है ATC में तो मिल जाता, अब नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल हमने थोड़ी सी बात करी इसके बारे में कि क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिक सैलरी, अपर में लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। देखिए टू प्रीवियस ईयर से जो है हमारा ये करंट प्रीवियस ईयर है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है। ये हमारा 1 साल पहले का है और ये हमारा 2 साल पहले का। ठीक है, तो इस साल 1 मार्च को इन्होंने ज्वाइन करा। ठीक है, तो इस साल 1 मार्च को इन्होंने ज्वाइन करा, तो यहाँ पर 1 मार्च को 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो इनकी इस पूरे साल की सैलरी 15,000 रहेगी। फिर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 1 मार्च को इनका एक और ईयर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पूरे टाइम पीरियड की सैलरी 16,000 रहेगी। तो जो 16,000 की सैलरी है वो 1 मार्च लास्ट प्रीवियस ईयर से 28 फेब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर तक है 16,000 रुपये। और क्योंकि सैलरी महीने के पहले दिन ड्यू होती है तो हमें मार्च से फेब तक की ही सैलरी लेनी है, और इस पूरे 12 महीने में उसकी सैलरी 16,000 थी। तो बहुत कम ऐसा होता है कि ग्रेड सिस्टम का क्वेश्चन होता है फिर भी 12 महीने उसकी सैलरी सेम रहती है। तो यहाँ पर 16,000 उसकी सैलरी रहेगी। तो 16,000 इंटू 12 ये हो जाएगा मतलब 92,000। नेक्स्ट नंबर पे डीए वैसे तो चाहे जो भी है किसी अलाउंसेस में कम ज़्यादा कैलकुलेशन में आएगा, लेकिन टैक्सेबल ये 100% होता है। तो 1,92,000 का 10% टैक्सेबल हो जाएगा 19,200। हाफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए वो हमारी कैलकुलेशन में काम आएगा।
कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेंगे यहाँ पर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, क्योंकि एम्प्लॉय का तो हमेशा फ्री होता है, क्योंकि कोई इनकम नहीं है उसकी, उसने तो एक जगह इन्वेस्ट किया है बस, और वो भी बेसिक सैलरी में से जो फुली टैक्सेबल ऑलरेडी होती है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो पीएफ पर है वो 1,92,000 प्लस 19,200 का 50%, क्योंकि हाफ ही ऐसा है जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए लिया जाता है। तो 2,01,600 है, इसका 2% टैक्सेबल हो जाएगा। 2% टैक्सेबल क्यों होगा? क्योंकि 14% अमाउंट डिपॉजिट होती है, और 14% का मतलब कि 2% टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 12% तक तो फ्री होता है। तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया जो टैक्सेबल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने एक लोन लिया है, ये तो फालतू की बात है, इसका कुछ भी नहीं करना है, लोन लिया तो क्या हो गया। रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन थोड़ी देर में करूंगा मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी टैक्सेबल आइटम को ऐड करना है। तो रेंट फ्री हाउस को अभी रोक कर मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर आ जाता हूँ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए 3,200 पर मंथ तक फ्री होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा 4,800 इंटू 12, 57,600। मेडिकल अलाउंस हमने अलग से नहीं पढ़ा, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है 3,500 पर मंथ। ₹42,000। टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, तो टिफिन अलाउंस है 2,500 पर मंथ, तो ₹30,000 टिफिन अलाउंस के फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लब बिल की पेमेंट करिए, लेकिन ऑफिशियल पर्पस के लिए है, तो क्लब बिल टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए है, यूज हुआ है। एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल होता है, क्योंकि ये सैलरी की तरह ट्रीट होता है, तो 16,000 रुपये लीव एनकैशमेंट के आ जाएंगे। इन्हें गार्डनर मिला है 2,000 पर मंथ, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा 4,000। और इन्हें गार्डनर के साथ साथ कुक मिला है भी 2,000 पर मंथ। इन्हें लैपटॉप मिला है यूज करने के लिए, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल का यूज टैक्सेबल नहीं होता है। एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी में इनके 2 बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल कॉलेज स्कूल जो एम्प्लॉयर का है, लेकिन सिमिलर स्कूल की फीस 1,500 पर मंथ है, तो जो सिमिलर स्कूल की फीस है वो हम चार्ज करते हैं, तो 36,000 रुपये 36,000 हो जाएगा एजुकेशन फैसिलिटी। और अब हम रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन कर सकते हैं। रेंट फ्री हाउस के लिए एक्चुअल रेंट
तो यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने रेंट पर लिया हुआ है जगह, जो इनको दिया है 90,000 का रेंट देती है कंपनी। तो एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी। यहाँ सैलरी के मीनिंग में बेसिक सैलरी, स्पेशल डीए और ऑल टैक्सेबल आइटम्स, वेदर इट इज कमीशन, बोनस, अलाउंसेस और एनी अदर मोनेटरी बेनिफिट, तो सब ले लेंगे। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी 192 आ जाएगी। डीए वही आएगा जो स्पेशल डीए है, तो 19,200 का आधा 9,600, और कंट्रीब्यूशन तो नहीं आता, कैश बेनिफिट नहीं है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, बाकी सब, और एक लीव एनकैशमेंट, ये भी कैश में मिला है, बाकी सब नॉन कैश आइटम है। तो 1,92,000, 9,600, 57,600, 42,000, 30,000, 16,000, ये हो गया 3,47,200 का 15% ले लेंगे, 52,080 रुपीज़। और इसके अंदर हम चेक करेंगे दोनों में से जो भी कम है, तो 52,080 रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगा। कोई अगर रेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा होता तो माइनस हो जाता, लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि टोटल इनकम कितनी आ गई सैलरी से। तो 1,92,000, 19,200, 4,32, 57,600, 42,000, 30,000, 16,000, 24, 24, 36,000 and 54,000, 4,96,912। ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, और एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है, और साथ ही साथ हमें प्रोफेशनल टैक्स की जो पेमेंट है उसकी डिडक्शन मिलती है। ऐसा क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं, तो इनको हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास जो इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम सैलरी, वो 4,46,912, इसमें से लेस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो इन्होंने पैसा जमा किया हुआ है, LIC प्रीमियम दिया है, इसकी छूट मिल जाएगी। PNB में इन्होंने 3 साल के लिए पैसा जमा किया, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और एम्प्लॉय की एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जितना भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय ने डिपॉजिट किया वो सारा का सारा, तो 2,01,600 का 14%, तो 28,224 रुपये इसने जमा किया है, तो सारी की सारी डिडक्शन मिल जाएगी। तो हमारे लिए टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 4,03,000, 4,03,688।
चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। उम्मीद है आप भी मेरे साथ साथ करेंगे। बाबू ने ज्वाइन करी है कंपनी प्रीवियस ईयर में 1 जून को, तो जून से लेकर मार्च तक 10 महीने हो गए। 10 महीने की उसे सैलरी मिलेगी। बेसिक सैलरी है 25,000 पर मंथ, डीए 10,000, बोनस, फर्निश्ड हाउस, मोटर कार, स्वीपर, वॉचमैन, एजुकेशन फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन, कॉर्पोरेट मेंबरशिप और हमें सैलरी की इनकम नहीं। तो हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है वो हेडिंग में आ जाएगा। बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ है और 10 मंथ्स की है, तो 2,50,000 रुपीज हो गए। डीए 10,000 पर मंथ है, तो 10 मंथ्स का 1 लाख हो गया। ठीक है। बोनस 50,000 पर मंथ है, तो 5 लाख हो गया। ठीक है। फर्निश्ड हाउस, रेंट फ्री हाउस, वर्किंग नोट नंबर 1। पहले वो चीजें देख लेते हैं। और मोटर कार ओन बाय द कंपनी, कंपनी की अपनी कार है और 1.6 लीटर से कम है, तो छोटी कार है और बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज के लिए आती है और शॉफर भी है। तो मोटर कार अगर एम्प्लॉयर की अपनी हो और एक्सपेंसेस कौन कर रहा है बता नहीं रखा, तो हम यही एज्यूम करेंगे जब कार दे दी एम्प्लॉयर ने तो एक्सपेंस भी दे देता हो। तो कार के पैसे, कार एम्प्लॉयर की अपनी है और खर्चा भी एम्प्लॉयर करता है, तो हम छोटी कार के 1800, बड़ी कार के 900 2400 लेते हैं। तो ये छोटी कार है तो 1800, शॉफर के 900। 10 मंथ्स के लिए हमने कार को इस्तेमाल किया है। तो ऐसी सिचुएशन में कार की वैल्यू आ जाएगी 27,000। नेक्स्ट है स्वीपर। तो 1500 पर मंथ 10 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट है वॉचमैन। तो वॉचमैन के भी सेम है 15,000। एजुकेशन फैसिलिटी, टू चिल्ड्रन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कूल इज ओन एंड मेंटेन बाय द कंपनी, तो कंपनी का अपना स्कूल है, तो हम ऐसा में ये कैलकुलेट करते हैं कि सेम इसी टाइप का और कोई बिजनेस और कोई स्कूल है तो वो क्या फीस चार्ज करता है। क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं बता रखा कितना अमाउंट है या किसी दूसरे स्कूल की क्या फीस है। तो 1,000 रुपीज तक फ्री होता है, तो हम एज्यूम करेंगे ये फ्री हो गया है, ये लेस देन रुपीज 1,000 था, तो 1000 से कम होता है, बेनिफिट होता है, एजुकेशन फैसिलिटी पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है। इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है इन्हें, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है 5 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने के लिए मिला है।
5 लाख पे, और जो रेट है SBI का वो 12.25% है। 5 लाख 12.25% to 10 डिवाइड बाई 12, तो जो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे को 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो 30,625 रुपीज़ आ जाएगा। 6 महीने का इंटरेस्ट है 30,625, क्योंकि अक्टूबर में लिया। एक और इंटरेस्ट फ्री लोन है कंप्यूटर खरीदने के लिए, 1 जनवरी को लिया तो 3 महीने का आ जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 रुपये का लोन, 15.25% 3 मंथ्स। ₹1906.25, तो 25 पैसा मैंने छोड़ दिया। कॉर्पोरेट मेंबरशिप इनिशियल फी 1 लाख रुपए कंपनी ने दिया है, और जो जो बाबू ने यूज किया है क्लब फैसिलिटी को, तो उसका बिल का पेमेंट खुद ही किया। तो जो ऐसी सिचुएशन में 1 लाख रुपए की इनिशियल फीस है, तो वो क्लब फैसिलिटी कॉर्पोरेट मेंबरशिप होने की वजह से एग्जेम्प्ट है, नहीं तो ये टैक्सेबल हो जाता। अब हमने एक रेंट फ्री हाउस की वर्किंग नोट में वैल्यूएशन करनी है। हमें जगह का नाम नहीं बताया कि कौन सी जगह है और वहाँ कितनी पॉपुलेशन है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं पॉपुलेशन इस एरिया की 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो 15% ऑफ सैलरी ले लेते हैं हम। तो सैलरी में क्या क्या आता है? सैलरी के अंदर आता है सारी के सारी मॉनेटरी पेमेंट्स, तो बेसिक सैलरी 2,50,000। डीए स्पेशल वाला आता है, इस क्वेश्चन में डीए स्पेशल ही है। बोनस और मोटर कार, स्वीपर, वॉचमैन, एजुकेशन, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कैश बेनिफिट मिल रहे हो। तो ये हमारा आ गया 8,50,000। 8,50,000 पर 3% और 3 मंथ्स का निकलेगा, क्योंकि जो घर है फर्निश्ड हाउस 10 महीने के लिए आएगा। 8,50,000 इन 15% टू 10/12, तो 1,06,000। सॉरी, फीस जो सैलरी है वो तो ऑलरेडी 10 महीने की ही है। सॉरी, 8,50,000 का 15%। अब लग रहा है मुझे ज़्यादा लेट नाइट हो गई है रिकॉर्डिंग करते हुए, झपकी आनी शुरू हो गई है मुझे कि मैं गलतियां करना मैंने शुरू कर दिया है। तो ये आ गया 1,27,500, और साथ में लिखा है फर्निश्ड एकोमोडेशन है, और फर्नीचर मिला 3 लाख का। तो फर्नीचर क्योंकि 3 लाख का, यहाँ पर हम जब 10% ऑफ कॉस्ट करेंगे तो यहाँ पर होता है वो पर मंथ 10 महीने के लिए मिला है, तो 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, 25,000 ये हो गए, और ये दोनों की जो अमाउंट है वो मिलाकर हो गया 1,52,500।
इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो जो मेरा आ गया अमाउंट वो आ गया 10,92,031 रुपीज। ये है ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस होगी अंडर सेक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज 10,42,032 31 इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यही काम करने को बोला गया था, वो हमने कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब तक हमने ये देखा था कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कुछ परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होती है। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? जिसकी मॉनेटरी इनकम आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड अदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 50,000 से ज़्यादा होती है, या वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, मतलब 20% या उससे ज़्यादा उसका कंपनी में शेयर होता है, या वो डायरेक्टर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ पर ये बोला नरेश जो ना तो डायरेक्टर है ना ही उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब तीसरा केस हमें ये चेक करना पड़ेगा, अगर उसकी सैलरी कम है तो क्या वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं, और अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो कौन सी ऐसी परक्विजिट हैं जो उसके लिए टैक्सेबल है या नहीं। तो उसे कंपनी ने कहा है आपके पास दो ऑप्शन है। ऑल्टरनेट है 1, आपको सैलरी जो मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी, और ऑल्टरनेट 2 है सैलरी इस तरीके से मिलेगी। Which of the two alternate Naresh should opt for, assuming that both employer and employee will contribute 10% of salary toward unrecognized provident fund and interest-free loan will be 20,000? तो हमें बताना है, मैं जॉब, मान लिया मैं नरेश हूं और मैं जॉब के लिए जा रहा हूं, तो मुझे ये बताना है कि मुझे कौन सा ऑल्टरनेट चूज करना है। तो आप ये कहेंगे जिसमें सैलरी ज्यादा हो। सैलरी दोनों में बराबर है, सैलरी दोनों में इक्वल है। बस एक फर्क क्या है कि जैसे यहाँ पर 30,200 की एजुकेशन अलाउंस दे दी, यहाँ 30,200 की फैसिलिटी दे दी। यहाँ स्वीपर अलाउंस दे दिया 10,000 का, यहाँ स्वीपर ही दे दिया 10,000 का। यहाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस दे दी 6,000 की, यहाँ पर क्लब फैसिलिटी दे दी 6,000 की। मतलब फैसिलिटी और सब कुछ सेम है, लेकिन अब जैसे मेडिकल अलाउंस दे दी, मेडिकल फैसिलिटी दे दी। और ऐसे ही हमें मोटर कार दे दी, एक में मोटर फैसिलिटी। तो हमें क्या कहना है एक तरीके का कि अगर मुझे एचआरए मिल जाए, हाउस रेंट अलाउंस, या रहने के लिए घर मिल जाए, तो बात तो एक ही है, लेकिन टैक्स लगाने के लिए दोनों का अलग अलग हिसाब है। तो हमें ऑल्टरनेट 1 और ऑल्टरनेट 2 के हिसाब से हमें देखना है। फर्स्ट ऑल्टरनेट में ज्यादातर सब अलाउंसेस हैं और सेकंड ऑल्टरनेट में ज्यादातर सब परक्विजिट्स हैं। तो हमें देखना कौन सा ऑल्टरनेट ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑल्टरनेट 2 में जैसे एजुकेशन फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है, और सैलरी बहुत कम होने की वजह से मुझे ये लग रहा है, शक हो रहा है कहीं ऐसा ना हो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ना हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी नहीं है और वो डायरेक्टर भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले वर्किंग नोट में हमें चेक करना चाहिए, चेकिंग वेदर नरेश इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉट। तो ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले मॉनेटरी सैलरी देखते हैं। तो बेसिक सैलरी 66,000, बोनस भी कैश में मिलता है, वो भी आ जाएगा 9,000। ऑल्टरनेट 2 में सेकंड में हम देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट में तो सब अलाउंसेस ही है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कुछ ऐसी जो परक्विजिट होती है वो टैक्सेबल होती है केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए।
बोनस हो गया। अब यहाँ तो फैसिलिटी है, स्वीपर फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट अलाउंस फैसिलिटी, यहाँ तो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसकी सैलरी हो गई 75,000 मॉनेटरी, माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। तो इसकी सैलरी 50,000 आएगी, जो कि 25,000 आएगी, जो 50,000 से कम है। इसका मतलब इट मीन्स नरेश इज नॉट ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। क्योंकि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो इसके लिए मोटर कार फैसिलिटी, गार्डनर या जो डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी होती है, स्वीपर वगैरह हो गए, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह, ये सब टैक्सेबल नहीं होंगी। तो ये टैक्सेबल नहीं होंगी तो उस वजह से टैक्स इम्प्लीकेशंस बहुत कम, टैक्स की अमाउंट बहुत कम हो जाएगी। तो ऑल्टरनेट 1 और ऑल्टरनेट 2 में क्या फर्क रहेगा, हम ये देख लेते हैं। बेसिक सैलरी, बेसिक पे तो दोनों ही सिचुएशन में फुली टैक्सेबल है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोनस फुली टैक्सेबल होता है दोनों ही सिचुएशन में, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो ये मिलती है 2 बच्चों के लिए 30,200। तो हम अलाउंस के बारे में हमें पता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो हमारा 30,200 में से 2,400 माइनस होकर 27,800 टैक्सेबल होगा। और अगर हम बात करें एजुकेशन फैसिलिटी, तो वो टैक्सेबल नहीं होती है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। ये है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, सॉरी ये कौन है, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो इसके लिए एजुकेशन फैसिलिटी टैक्सेबल नहीं होगी। स्वीपर अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है 10,000, जबकि स्वीपर फैसिलिटी इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, और ये है 6,000। और क्लब फैसिलिटी भी फुली टैक्सेबल हो जाती है, तो ये तो 6,000 टैक्सेबल हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस 21,600 है। और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हैंडीकैप होता तो डिडक्शन मिल जाती, यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसको। और मोटर कार फैसिलिटी, ये टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि ये केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। अब नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस और फैसिलिटी। तो मेडिकल अलाउंस है फुल्ली टैक्सेबल होती है 18,000। और मेडिकल फैसिलिटी है, एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है, तो एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल होने की वजह से फ्री हो जाएगी मेडिकल फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है अलाउंस फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो ये तो फुली टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर के नाम पर है बिल नेम। अगर ये कनेक्शन बिल एम्प्लॉय के नाम पर होते तो ये सभी टाइप के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाते, क्योंकि ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर वाला सिचुएशन आ जाता। लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयर के नाम पर है तो केवल स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है,
तो सेकंड ऑल्टरनेट में ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। हॉलीडे फैसिलिटी, अलाउंस या फैसिलिटी 8,000, तो ये तो दोनों ही सिचुएशन में टैक्सेबल हो जाएगा। लंच अलाउंस फुली टैक्सेबल 18,000, और लंच फैसिलिटी लंच फैसिलिटी 50 रुपीज पर मील एग्जम्प्ट होती है। तो इनको मिली 18,000 रुपये। हम 250 दिन के लिए 50 इंटू 250 ये माइनस कर देंगे, 12,500 माइनस हो जाएंगे 18,000 में से, तो 5,500 रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे। लंच फैसिलिटी के 50 रुपये पर मील एग्जाम्प्ट होते हैं, याद है ना। दिवाली गिफ्ट है या अलाउंस है, तो ये 5,000 से ऊपर होने की वजह से फुली टैक्सेबल। और रेंट फ्री हाउस, तो किराए का है, तो और की नोट में निकाल लेते हैं। ऑल्टरनेट 1 की बात करें तो रेंट 14,000 है, या 15% ऑफ सैलरी लेना है। यहाँ सैलरी का मीनिंग होता है मॉनेटरी सैलरी, ऑल टैक्सेबल वैल्यूज। तो हम बेसिक, बोनस, एजुकेशन अलाउंस, स्वीपर अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, गैस अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, लंच अलाउंस और दिवाली अलाउंस, सब कुछ ही ले लेंगे। टोटल कर लेते हैं इसका। आप भी करिए और जल्दी से बताइए क्या आया आपका। मेरा जल्दी आएगा या आपका? तो कैलकुलेशन तो शायद मैंने जल्दी कर ली है, तो ये 1,96,400 आया है। इसका 15% 29,460, जो भी कम हो, तो 14,000 रुपये कम है, तो यहाँ पर तो 14,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। अब हम दूसरा देखते हैं। ऑल्टरनेट 2 में रेंट है 14,000 और 15% ऑफ मॉनेटरी सैलरी में बेसिक, बोनस, बस यही दो मिली हैं इसको। तो 75,000 का 15% 11,250, तो दोनों में से जो भी कम हो, तो 11,250 कम है, ये आ जाएगा। इसके बाद में कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस एग्जेम्प्ट होता है, और लोन अप टू 20,000 एग्जेम्प्ट होता है 1 साल में। तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो हमने अभी रेंट के लिए जो इनकम निकाली थी 196,400, इसमें 14,000 ऐड कर देता हूँ, तो 2,10,400 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,60,400। और दूसरी सिचुएशन में
हमारे लिए टैक्सेबल जो आएगी सैलरी वो आएगी 1,13,250 और इसमें से 50,000 माइनस होकर केवल 63,250। तो एक ही जैसी चीजें हमें मिल रही है। एक सिचुएशन में हमें टैक्स देना पड़ेगा 1,60,400 पे, एक सिचुएशन में देना पड़ेगा टैक्स 63,250 पे। तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि 63,250 पर ही हम टैक्स दें, कम अमाउंट है। वैसे तो एग्जामिशन लिमिट में आ रहा है, लेकिन हमारी अदर इनकम होगी तो टैक्सेबल ना हो, तो इसलिए कम से कम टैक्सेबल इनकम होगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हमें ऑप्शन नंबर 2 पर जाना चाहिए और हम कहेंगे ऑल्टरनेट सेकंड के हिसाब से हमें आप अपने एम्प्लॉयर से कहेंगे कि हमें भैया सेकंड ऑप्शन अच्छा लग रहा है, ऑल्टरनेट अच्छा लग रहा है, उसी के हिसाब से हम सैलरी लेंगे। From the following details, find out the salary chargeable to tax of Mr. Anand for the relevant assessment। ये मिस्टर आनंद एक रेगुलर एम्प्लॉई है मालपानी लिमिटेड में मुंबई में, और इनको अपॉइंट किया गया है 1 मार्च लास्ट प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है। और ये प्रीवियस ईयर शुरू होने से 1 महीना पहले, क्योंकि पिछला प्रीवियस ईयर का 1 मार्च मतलब 1 अप्रैल से 1 महीना पहले, तो 1 महीना पहले ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है। और ये स्केल है तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ये भी ज्वाइनिंग हुई है। इन्हें डीए मिलता है 15%, जो कि स्पेशल है, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में दिया जाता है। बोनस इनको मिलता है 1.5 मंथ का, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 18%, तो 6% टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 12% तक फ्री होता है। इन्हें एक हाउस फैसिलिटी मिली है, जिसके लिए कंपनी पेमेंट करती है 15,000 रुपये। इन्हें मेडिकल रिम्बर्समेंट हुई है, हाउसकीपर की सैलरी दी जाती है, टेलीफोन अलाउंस है, गिफ्ट वाउचर मिला है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, मोटर कार फैसिलिटी है और फ्री लंच फैसिलिटी है। तो ये सब चीज़ें इन्हें मिली है। तो हम इन सब के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, इनकम निकाल लेते हैं। तो कंप्यूटेशन आप भी साथ साथ करिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर आनंद, क्योंकि साथ साथ नहीं करते हो ना, साथ साथ क्या मेरे से पहले पहले किया करो, क्योंकि मेरे से जल्दी जल्दी करोगे तो चेक हो जाएगा। ठीक है, मुझे देखते रहोगे तो देखने से तो कभी भी कुछ नहीं होता, देखने से आप तैरना नहीं सीखोगे, पानी के अंदर जाना पड़ेगा। और वरना अगर खुद से नहीं करोगे तो मुझे 2-3x की स्पीड से फटाफट भगा दोगे। साथ साथ करोगे तो पता चलेगा कि मेरी स्पीड ठीक है, कम नहीं है। बेसिक सैलरी की बात करें तो अभी पिछले महीने लगी है 25,000, इस साल 25,000 11 महीने तक मिलेगा, एक फरवरी एंड तक। और मार्च की सैलरी 2,500 रुपये बढ़कर 27,500 हो जाएगी। इसका मतलब पूरे जो साल भर में सैलरी होगी वो 3,02,500 रुपये होगी। ठीक है, डीए मिलेगा, फुली टैक्सेबल होता है डीए। 15% ऑफ 3,02,500 45,375। ठीक है, बोनस 1.5 मंथ सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर 27,500 की सैलरी है, 41,250। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन है 18% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में आता है बेसिक सैलरी और स्पेशल डीए।
इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है 3,47,875 का 18%, 62,617.5 इसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगा 12%, सीधा 6% भी निकाल सकता था मैं। ठीक है, 41,745 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो जो टैक्सेबल हो जाएगी अमाउंट वो 20,872.5, तो 20,873 लिख लेता। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था और वो हाउस फैसिलिटी मिली है, रेंट फ्री हाउस। जब एक्चुअल रेंट होता है तो हम उसको 15% से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल रेंट है 15,000 पर मंथ, 1,80,000 और 15% ऑफ सैलरी। या सैलरी का मीनिंग कुछ और होता है, ऑल टैक्सेबल वैल्यूज, अलाउंसेस वगैरह। तो रेंट फ्री हाउस के लिए हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं कि अगर मैंने अभी इसकी वैल्यूएशन कर दी और कुछ टैक्सेबल मॉनेटरी आइटम है बाद में, वो रह जाएगी। तो मैं इसे अभी यहीं छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। मेडिकल बिल, मेडिकल फैसिलिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में तो है नहीं, तो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। और हाउसकीपर की सैलरी है, हाउसकीपर फैसिलिटी 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000। टेलीफोन अलाउंस, अब ये हाउस रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटी में आना है, अगर मैं उसी समय कर देता तो ये छूट जाता। टेलीफोन अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, तो 12,000 रुपये रेंट फ्री हाउस की सैलरी के मीनिंग में जुड़ेंगे टेलीफोन अलाउंस के। ये गलती ना हो इसलिए मैंने कहा था। गिफ्ट जो है 5,000 तक के फ्री हैं, तो 4,700 है, फ्री हो गया। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मिस्टर आनंद की अपनी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री होता है एम्प्लॉय का और उसके फैमिली मेंबर्स का, तो ये तो टैक्सेबल नहीं होगा। मोटर कार फैसिलिटी, तो इसमें लिखा है कि एम्प्लॉयर दे रहा है 36,600 और कार इज ओन्ड एंड ड्रिवन बाय मिस्टर आनंद, मतलब एम्प्लॉय की कार है और पैसा देता है एम्प्लॉयर। इंजन है 1.6 लीटर से कम, मतलब छोटी गाड़ी है और गाड़ी दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये केसेस हमें देखने में कम ही मिलता है, तो अच्छी बात है क्योंकि ये कम देखने में मिलता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएंगे 1,800 पर मंथ। ठीक है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं 36,600, 1,800 पर मंथ कम हो जाएंगे। तो 15,000 टैक्सेबल, क्योंकि जब गाड़ी एम्प्लॉयर की अपनी होती है तो 1,800 और 2,400 छोटी और बड़ी गाड़ी के लिए लेते हैं, लेकिन जब एम्प्लॉय की गाड़ी होती है तो एक्सपेंसेस में से माइनस करते हैं। आप मोटर कार वाली वीडियो देख लीजिएगा या उसको अच्छे से देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। और लंच फैसिलिटी मिली है इसको। अब जो लंच है वो 50 रुपये पर मील के हिसाब से एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पर डेज तो बता नहीं रखे कि कितने डेज हैं, लेकिन अगर मैं 2,200 को 50 से डिवाइड करूं तो 44 मील हुए।
पूरे साल में 365 में तो 250-300 मील मिले ही होंगे, 44 मील तक है तो हम इसको एग्जाम कर देते हैं। तो अप टू ₹50 पर मील एग्जाम्ट हो जाएगा, इसलिए ये भी हमने एग्जाम कर दिया। अब मैं मोटर रेंट फ्री हाउस पर आता हूँ। रेंट फ्री हाउस में सैलरी लेना है मुझे 3,02,500 प्लस 45,375 क्योंकि ये स्पेशल है, प्लस बोनस क्योंकि ये कैश में है, प्लस मुझे टेलीफोन अलाउंस लेना है। तो 3,02,500 प्लस 45,375 प्लस 41,250 प्लस 12,000, तो 4,01,125 का 15% 60,168.75, तो 60,169 हो गया। तो ये मेरा कम है 180 या 60,169, जो भी कम हो, तो ये कम है तो यही अमाउंट ले लेता हूँ। तो मेरे पास ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 3,02,500 प्लस 45,355 प्लस 41 प्लस 20,873 प्लस 60,169 प्लस 40,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, तो 5,61,167 रुपीज लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा 5,11,167। ठीक है, यही पूछा था ना हमसे कि इनकम कितनी है, सैलरी फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स। जया है मार्केटिंग मैनेजर XYZ लिमिटेड में, और इनको मिलता है सैलरी, DA 30% रिटायरमेंट बेनिफिट्स में बोनस। इन्हें 1 अप्रैल से हैज़ प्रोवाइडेड हर विद एन एकोमोडेशन ऑफ एट कंसेशनल रेंट, लेकिन कंपनी ने इनको ऑक्यूपाई करा इसने 1 नवंबर से, तो नवंबर से फैसिलिटी मिली इन्हें। और गिफ्ट वाउचर मिला 8,000 का, 18% कॉन्ट्रीब्यूशन है RPF में, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, मोटर कार है, बड़ी वाली मोटर कार है, और ये भी 1 नवंबर से मिली है। बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस के लिए, एम्प्लॉयर की अपनी गाड़ी है, और खर्चे जो है कंपनी करती है, ड्राइवर नहीं है, एम्प्लॉय खुद चलाते हैं। तो ये सब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इनकम निकालनी है सैलरी की। तो चलिए करते हैं, आप भी साथ साथ करिएगा और देखते हैं। बिना मेरे स्पीड बढ़ाए आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको समझाकर भी कर रहा हूँ, और आपसे पहले मैं कर लूँगा। इनकम फ्रॉम बेसिक सैलरी 65,000 to 7,80,000, ये 22,000 इंटू 12, चाहे 30% स्पेशल है लेकिन टैक्सेबल तो पूरा ही होता है, 2,64,000, बोनस फुली टैक्सेबल होता है, तो 17,000 इंटू 12, 2,04,000। इनको घर मिला है कंसेशनल रेंट फ्री हाउस, एक्चुअल रेंट जो है वो कंपनी ने 12,000 रुपये दिया है, 5 महीने के लिए मिला इन्हें, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 60,000
15% ऑफ सैलरी। तो अगेन सैलरी के लिए भी हम रुक जाते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। और इसके बाद है गिफ्ट मिला है इन्हें 8,000 का, 5,000 तक फ्री है, 5,000 से ऊपर होती पूरा टैक्सेबल है। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर वाला टैक्सेबल हो जाएगा 6%, क्योंकि 18% है, 12% तक फ्री होता है, तो 6% टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी बेसिक ले लेंगे, ये 30% लेंगे क्योंकि 30% है। तो यह अमाउंट जो आ जाएगी हमारी कंट्रीब्यूशन की, इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है 6% टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तो एक लैंग्वेज है जिसकी वजह से मैं भी फंस गया, यहाँ पर गलती हो गई, ऐसे नहीं कर सकते हम। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है कि ये कंट्रीब्यूट करती है 18% ऑफ हर सैलरी बेसिक प्लस डीए। तो कंट्रीब्यूशन तो पूरे डीए पर है, लेकिन डिडक्शन 30% डीए पर ही मिलेगी क्योंकि वही हमारा सैलरी का पार्ट होता है। तो कंट्रीब्यूशन है 18% ऑफ दिस 10,44,000, दैट इज 1,87,920। लेकिन जो डिडक्शन मिलेगी वो 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी मिलेगी, और वो है 7,80,000 प्लस 264 का 30%, 79,200। तो इसका 12% 1,03,104 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और 84,816 रुपीज टैक्सेबल। थोड़ा ध्यान से, यहाँ तो मैं भी गलती करने की तरफ जा रहा था। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जाम्प्ट होता है, तो ये हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर कार। मोटर कार फैसिलिटी इन्हें 1 नवंबर में लिए 5 महीने के लिए, दोनों काम के लिए खर्चा कंपनी करती है। कार बड़ी है तो 2,400 रुपये पर मंथ, 12,000। ठीक है, अब सैलरी के मीनिंग में कोई और कैश फैसिलिटी तो आई नहीं है, तो यहाँ पर सैलरी में वही ले लेंगे। 5 महीने के लिए लेना है तो एक तो हमारी है 65,000 रुपीज की बेसिक सैलरी, प्लस जो डीए है वो 22,000 रुपीज पर मंथ है, लेकिन हमें 30% लेना है, तो 65,000 प्लस 22,000 का 30%, 6,600 इंटू 5, 5 महीने की सैलरी लेनी है, और उसका 15% लेना है। तो ये जो अमाउंट आएगी, ये हमारी निकल कर आएगी कि कितना अमाउंट है जो हमारा टैक्सेबल होगा रेंट फ्री हाउस के लिए। तो जो रेंट है 60,000 है, और ये जो अमाउंट है ये हमारी बैठती है, साथ में बोनस भी लेना है, बोनस 4,000, 2,04,000 नहीं, 17,000 के हिसाब से।
प्लस 17,000 इंटू 5, तो 65,000 प्लस 6,600 प्लस 17,000 इंटू 5, 4,43,000 का 15%, 66,450, और 60,000 और 66,450 में से जो भी कम हो, विच एवर इज लेस इज 60,000, और इसमें से ये पेमेंट करते हैं 4,800 पर मंथ। ₹24,000 की इन्होंने पेमेंट कर दी, तो 36,000 टैक्सेबल हो जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ मैं, देखिए सैलरी लेनी थी, एक्चुअल रेंट 5 महीने का था, सैलरी भी 5 महीने की लेनी थी। सैलरी में बेसिक सैलरी, स्पेशल डीए और ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स आएंगी, तो उसमें बोनस ले लिया 5 महीने का, और उसका 15% जो भी कम है, ये रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन आई, लेकिन यहाँ पर कंसेशनल रेंट फ्री हाउस है, तो 4,800 पर मंथ माइनस भी कर दिया जो हम पेमेंट कर रहे थे उनको। तो हम टोटल करते हैं, क्या आ गया सैलरी का, तो 13,88,816, ये हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई। इसे लेस करते हैं डिडक्शन 30,000, 13,38,816 इनकम फ्रॉम सैलरी। मिस्टर हनी है और ये डोमेस्टिक कंपनी में काम करते हैं। यूएसए में इनकी प्रोडक्शन यूनिट है 15 साल से। He has been regularly visiting India for export promotion of company's product. यूएसए में रहते हैं वो, लेकिन इंडिया में आते रहते हैं। वो कम से कम इंडिया में 184 डेज एवरी ईयर रहते हैं। 182 डेज होते ही वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाते हैं, तो इनकी पूरी दुनिया की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। इन्हें सैलरी की इनकम बता रखी है, रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है वो बता रखा है। जब इंडिया में आते हैं तो गेस्ट हाउस में रहते हैं, फ्री लंच फैसिलिटी मिलती है इन्हें, 48,000 का खर्चा भी हुआ है। कार मिलती है इनको 2000 सीसी की, ऑफिशियल प्राइवेट दोनों के लिए कॉस्ट दे रखी है। जब इंडिया में मिलती है गाड़ी तो ओनली पर्सनल पर्पस के लिए मिलती है। मंथली एक्सपेंडिचर कार का 5,000 है। इनका जो बड़ा बेटा है वो इंडिया में रहता है, पढ़ता है, जिसके लिए 12,000 का साल का खर्चा एम्प्लॉयर करता है। छोटा बेटा यूएसए में रहता है, हॉस्टल का खर्चा 3,000 पर मंथ मिलता है। कंपनी ने एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है इनका, और 5,000 और 10,000 का पेमेंट करा। तो हमें इनकम निकालनी है मिस्टर हनी की। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर हनी। मिस्टर हनी की सैलरी इनकम निकालनी। ऐसा कुछ बताया तो नहीं है ना क्या निकालना है, तो हम सैलरी इनकम ही निकाल देते हैं क्योंकि सैलरी का क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये कि एक नोट डाल देंगे, एज ही इज स्टेइंग फॉर 182 days or more he is ordinary resident
in India so foreign income is also taxable। तो इनकी फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि ये इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहते हैं और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब इनके लिए सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बेसिक सैलरी की। इन्हें आउटसाइड इंडिया लगभग 184 दिन रहते हैं, आधा साल। 6 महीना इंडिया में रहते हैं, 6 महीना बाहर रहते हैं। बाहर 6 महीने की सैलरी मिली है, इंडिया में 6 महीने की मिली है, दोनों टैक्सेबल है। तो 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपीज इनकी बेसिक सैलरी हो गई। हॉस्टल के मिलते हैं इनको। इसके बाद में रेंट फ्री हाउस मिलता है। अब जो रेंट फ्री हाउस है उसकी वैल्यूएशन करने के लिए हमें जो सैलरी का मीनिंग लेना होता है, उस सैलरी के मीनिंग में ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस आ जाती हैं। तो याद रखेंगे, इसको एंड में कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको अभी कैलकुलेट करा और कोई हमारी टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट रह गई तो हमारा ये गलत हो जाएगा। नाम लिख देते हैं कि हाँ भाई, ये कैलकुलेशन में लिख दिया हमने कि एक हमें अभी कैलकुलेट करना है। इसे लंच फैसिलिटी मिली है, गेस्ट हाउस मिला है, गेस्ट हाउस मिला है, लंच फैसिलिटी मिली है जब वो इंडिया में था। ये लिखा है कि वो उसको एक घर फ्री में दिया गया यूएसए में। कंपनी 15,000 रुपये पर मंथ देती है रेंट का। जब वो इंडिया में आता है तो उसे एक गेस्ट हाउस में रुकवाते हैं। इंडिया में वो कंपनी के काम से आ रहा है, और अगर कोई कंपनी के काम से आ रहा है और कंपनी के काम से उसे रुकवाया जा रहा है तो इसमें कोई उसकी पर्सनल बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, तो ये तो एग्जम्प्ट हो जाएगा जो उसको गेस्ट हाउस मिला है, क्योंकि उसकी फैमिली थोड़ी ना रहती। वो तो इंडिया में आता है, ऑफिस के काम से आता है, उसको रहने के लिए गेस्ट हाउस मिल गया, तो वो थोड़ी ना टैक्सेबल हो जाएगा। उसे लंच फैसिलिटी मिलती है। अब हमने और लंच फैसिलिटी के ऊपर जो खर्चा हुआ है वो 48,000 रुपए का खर्चा हुआ है। लंच फैसिलिटी हमने पढ़ा था 50 रुपए पर मील फ्री होता है अगर वो ऑफिस आवर्स में उस दौरान मिलता है। ये ऑफिस वगैरह में तो मिल नहीं रहा है, बाहर मिल रहा है। बाहर अगर आपको मिलता है तो अगर वो ऐसा जगह है जैसे आदिवासी वाला एरिया, बैकवर्ड एरिया, वहां फ्री हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये लंच फैसिलिटी इस वजह से टैक्सेबल हो जाएगी कि इसको ऑफिस में ऑफिस टाइमिंग में नहीं मिलती है, अलग से मिलती है। तो लंच फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगी 48,000। कंपनी ने 48,000 खर्च किए। इनको एक कार मिली है, कार फैसिलिटी। जो कार है वो बड़ी कार है, 2000 सीसी की है, तो 1600 सीसी तक की जो कार होती है वो छोटी गाड़ी मानी जाती है, और 1600 से ज्यादा की गाड़ी बिग कार मानी जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बड़ी गाड़ी है यूएसए में मिली है, जो बोथ पर्पस के लिए यूज होती है, तो यूएसए में 6 महीने के लिए गाड़ी मिली है। बड़ी कार पार्टली यूज पार्टली ऑफिशियल तो 2400 ले आ जाता है पर मंथ। तो कितना हो गया 6 मंथ का 2400 के हिसाब से 14,400 हो गया। और इनको कार, but he has been in India, the car is used by him and the member of family only for the personal purpose। जब गाड़ी वो यूएसए से इंडिया में आते हैं तो इनको 8 लाख रुपए की गाड़ी बता रखी है, वो मिलती है और फुल्ली प्राइवेट पर्पस के लिए मिलती है। तो इंडिया में
अगर फुल्ली प्राइवेट है तो हम लोग क्या लेते हैं, एक तो 10% ऑफ कॉस्ट लेते हैं, पर एनम है, 6 महीने के लिए है, तो कितना आ गया 10% ऑफ कॉस्ट, 40,000। और एक्सपेंसेस का बेनिफिट भी टैक्सेबल हो जाता है, लिखा है कि 5,000 रुपये पर मंथ का खर्चा है, 6 महीने, 30,000 रुपये का ये भी खर्चा है, तो 84,400 कार फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगी। इनके जो बड़े बेटे हैं वो इंडिया में रहते हैं और उनके ऊपर 12,000 रुपये पर ईयर का खर्चा है, 12,000 रुपये का खर्चा है। हमने पढ़ा था एजुकेशन फैसिलिटी के लिए, क्या पढ़ा था एक बार उस पर नजर मार लें। तो इसको जो एल्डर सन है, इंडिया में पढ़ रहा है, एम्प्लॉय ने 12,000 रुपये खर्च किए एजुकेशन फैसिलिटी फॉर एल्डर सन, 12,000। हमने पढ़ा था इसमें एग्जेम्प्ट होता है अप टू 1,000 पर मंथ, और उसके ऊपर पूरा टैक्सेबल हो जाता है, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इनके लिए टैक्सेबल नील हो जाएगा। इनका यंगर सन है, वो स्टडी करता है यूएसए में और हॉस्टल भी वहीं है, और इनको 3,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। तो एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस इन्हें मिलता है 36,000 रुपये। इसमें से लेस कर देते हैं, जो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 100 पर मंथ एजुकेशन अलाउंस और 300 पर मंथ हॉस्टल अलाउंस, 400 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाता अगर वो इंडिया में पढ़ रहा होता। लेकिन इंडिया के बाहर अगर पढ़ रहा होता है, पेमेंट होता है, तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है, इंडिया में ही एग्जम्पशन मिलता है, तो ये इनके लिए टैक्सेबल हो गया। कंपनी ने एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है इनके लिए, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो तो हमने पढ़ा था, फ्री हो जाती है हेल्थ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो वो फ्री हो गया। एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ये एग्जाम्प्ट हो गई। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट करिए तो हमने पढ़ा था परक्यूजिट में कि जब भी एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट करेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगी। तो सब कुछ हमने कर लिया, केवल एक चीज रह गई, रेंट फ्री हाउस। तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यूएसए में इन्हें घर मिलता है जहां पर रेंट है 15,000 रुपये पर मंथ। तो वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं इसको। रेंट फ्री अकोमोडेशन यूएसए में रेंट 15,000 पर मंथ है, 6 महीने का रेंट कितना हो गया, कितना हो गया 90,000, और 15% ऑफ सैलरी। सैलरी हमें लेनी है 6 महीने की, 50,000 इंटू 6, 3 लाख, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स एंड स्पेशल डीए। तो इनको जो मॉनेटरी पेमेंट मिलती है वो है, एक तो इन्हें 36,000 रुपीज
एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंस के मिलते हैं, लेकिन ये पूरे साल भर के, और हम लोगों को 6 महीने के लिए लेना है ना। तो 6 महीने के लिए कितना हो गया जो इनको मिलता है? 3000 पर मंथ है ना। तो एक हो गया 3000 इंटू 6, 18,000। अच्छा, इसकी फैमिली भी रहती होगी यूएसए में। जब ये यूएसए से इंडिया में आ जाता है तो क्या वहां का घर छोड़कर आता होगा ये यूएसए वाला? तो घर तो पूरा 12 महीने के लिए मिला होगा ना उसको। तो यहाँ पर गेस्ट हाउस भी मिलता है अलग से, वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन वहां तो उसे पूरे साल भर के लिए घर मिल रहा है, उसके फैमिली मेंबर भी रहते होंगे। तो ये मेरे से गलती हो रही थी, मैं 6 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहा था, ये 12 महीने के लिए होगा। तो कितना हो गया? 1,80,000, और ये हो गया 6 लाख, और 18,000 36,000। तो 6,36,000, इसका 15% कितना हो गया? 95,000, जो भी विच एवर इज लेस। तो 95,400 हम टैक्सेबल कर देंगे। उनकी रेंट फी हाउस की कैलकुलेशन आ गई। टोटल कर लेते, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। कितना आ गया ग्रॉस सैलरी? 8,73,800 लेस डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 8,23,800 टैक्सेबल सैलरी। मिस्टर एक्स रिटायर्ड हुआ है और इनको मिला है आरपीएफ का बैलेंस। अब जो आरपीएफ का बैलेंस मिला है रिटायर होने पर, वो मिला है 5 लाख रुपए। ठीक है, और आरपीएफ का बैलेंस है ना। एम्प्लॉई हैज नॉट कंप्लाइड विद इवन ए सिंगल कंडीशन प्रेस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। तो उन्होंने एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब यहां पर लिखा है कि वो आरपीएफ है ना। तो आरपीएफ है तो इसका मतलब 12% तक उन्हें एग्जम्पशन मिली होगी पहले, हमेशा जब भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा। तो जो एग्जम्पशन पहले मिली वो अब टैक्सेबल हो जाएगी। भाई जब वो जॉब कर रहे थे उस समय 12% तक फ्री हुआ था, 3% तो पहले भी टैक्सेबल हो गया था। तो 3% तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। अब बचा हुआ जो 12% पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो भी अब टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि आरपीएफ है ही नहीं। तो 5 लाख रुपए 15% है, हमें 12% टैक्सेबल करना है। तो 4 लाख रुपए तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, इसकी तो बात ही खत्म कर दो। ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह माना जाएगा। और इंटरेस्ट एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 9.5% तक फ्री हुआ होगा इनको। आधा परसेंट तो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, अब बचा हुआ 9.5% अब हम टैक्स दे देते हैं। तो 1 लाख रुपए को हम डिवाइड करते हैं 10% से और मल्टीप्लाई करते हैं 9.5% से, तो ये 95,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा।
ये दोनों सैलरी की इनकम मानी जाएगी, सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा, और जो एम्प्लॉय के अपने कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट है जो पहले एग्जाम्प्ट हो चुका वो अब टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन ये अदर सोर्सेज में होगा, क्योंकि जब अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से हमें पैसा मिलता है तो वो ऐसे ही टैक्सेबल होता है, और ये एक तरीके से अब अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो ये भी अमाउंट हमारी टैक्सेबल हो जाएगी अदर सोर्सेज में। मिस्टर एक्स है डायरेक्टर है, क्योंकि मिस्टर एक्स डायरेक्टर है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो होगा ये इसी पॉइंट से ही। वैसे भी उनकी सैलरी 1,80,000 एक साल की है तो वैसे भी स्पेसिफाइड हो जाएंगे। उन्हें असेसमेंट ईयर में कुछ मिली है, इन्हें इनकम मिली है, हमें टैक्सेबल इनकम निकालना है। बेसिक सैलरी है 1,80,000, तो हेडिंग क्या आ जाएगी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, और जो भी आपका असेसमेंट ईयर है फॉर द असेसमेंट ईयर वो लिख देंगे हम यहाँ। बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है, एक साल की दी हुई है 1,80,000। डीए फुली टैक्सेबल होता है, चाहे वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, फुली टैक्सेबल होता है। ये अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो जहां पर भी हम स्टैंडर्ड सैलरी लेते हैं वहां पर नहीं आएगा, लेकिन वैसे ये फुली टैक्सेबल है। तो डीए हो गया 24,000। कमीशन परसेंटेज बेसिस पर है तो ये हर जगह आ जाएगा सैलरी के मीनिंग में। 10 लाख का 1%, 10,000। एरियर ऑफ बोनस, बोनस और बोनस जो होता है वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर टैक्सेबल होता है, तो ये भी आ जाएगा बोनस 6,000। इसने और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ में 30,000, इसका तो एग्जेम्प्ट है, और जो कंट्रीब्यूशन है बाय एम्प्लॉयर वो अप टू 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी एग्जेम्प्ट है, और उसमें 1,80,000 और 10,000 आ रहा है, तो 1,90,000 का 12% 22,800 हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 7,200 टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट मिला इन्हें 9,000। हमें पता है जो एग्जेम्प्ट होता है वो 9.5% होता है, तो 9,000 डिवाइड बाय 13.5 इंटू 9.5, तो ये 6,333 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी का 2,667 टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ हाँ, अगर ये मिल जाए कि 9.5 इसमें आप पहले ये निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट है 9,000 एट द रेट 13.5%, तो टोटल फंड वैल्यू कितनी होगी वो निकाल सकते हैं। 9,000 डिवाइड बाय 13.5%, और ये हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास जो टोटल फंड है उसमें हमारा 66,667 पड़ा हुआ है, इसमें से 9.5% एग्जेम्प्ट है और बचा हुआ 4% टैक्सेबल है, तो आप सीधा 4% भी निकाल सकते हैं इसका, जो आ जाएगा 2,667, ये टैक्सेबल है, चाहे तो एग्जाम निकालें फिर उसे अमाउंट रिसीट में से लेस करें। कन्वेंस अलाउंस ऑफिशियल पर्पस के लिए जो मिलती है, इसमें जितना भी ऑफिस के लिए खर्च किया है वो सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जितना भी पर्सनल यूज के लिए खर्च किया है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर
कन्वेंस अलाउंस हमारा 1200 पर एनम है। इसमें से इन्होंने 60% ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जितना ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया है 720 और बाकी का 480 टैक्सेबल हो जाएगा। एजुकेशन अलाउंस इन्हें 3 बच्चों के लिए मिला है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 183.33 3 बच्चों के लिए मिला है तो ये 6600 मिला इन्हें। इसमें से लेस हो जाएगा एग्जेम्प्ट मैक्सिमम 100 रुपीज टू चिल्ड्रन के लिए 2400 और 4200 टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट फ्री हाउस है इनका, ये वर्किंग नोट में निकाल लेते। तो वर्किंग नोट में रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन करते हैं। एम्प्लॉयर ने पेमेंट करा है 90,000 पर एनम, तो जहां पर रेंट दिया होता है वहां रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवरेज लेस लेते हैं। तो रेंट है 90,000 और सैलरी का मीनिंग यहाँ पर ऑल टैक्सेबल आइटम्स आ जाएंगी। डीए हमारा अंडर द टर्म्स वाला ही आता है तो सैलरी के मीनिंग में 1,80,000 और बाकी सब चीजें आ जाएंगी लेकिन डीए नहीं आएगा। तो कमीशन आ जाएगी 10,000। इसके अलावा जो हमारा हमने पढ़ा था कि जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है वो भी नहीं आता है तो वो भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो था ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस था इसके अंदर और जो एरियर ऑफ बोनस है वो पिछले सालों का, इस साल का नहीं है। तो यहाँ पर कमीशन आ गया और कन्वेंस अलाउंस आ जाएगा 480 का, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ जाएगा 4200 का। और एक बार हमें नजर डाल लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है आगे भी कोई ऐसा अलाउंसेस हो जो टैक्सेबल है और हम अभी उसे ना देखें। तो आगे परक्यूजिट्स है वो नहीं लेते हम, तो हमारा परक्यूजिट ही है आगे। तो इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो ये टोटल आ गया हमारा 1,94,680। इसका 15%, 1,94,680 का 15% और ये आ गया हमारा 29,202 या 90,000 जो भी कम हो। तो हमारा जो भी कम है विच एवर इज लेस तो 29,202 हो जाएगा। प्लस फर्नीचर है 12,000 का तो उसकी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 41,202। तो यहां पर हमने ले लिया 41,202 रुपीज रेंट फ्री एकोमोडेशन। गार्डनर, कुक और वॉचमैन है तो गार्डनर है 3,000 पर मंथ, 36,000। कुक है 4,000 पर मंथ, 48,000 और वॉचमैन है 5,000 पर मंथ, 60,000। फर्स्ट मार्च को इन्होंने सेल आउट करा है फर्नीचर 2 लाख रुपए में। तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट
सेलिंग प्राइस 2 लाख, लेस करते हैं WDV। WDV के लिए इस पर डेप्रीशिएशन लेस करते हैं। डेप्रीशिएशन के लिए हमें 3 रेट पता है, एक 50% किस पर, कंप्यूटर वगैरह पर 50% पर एनम WDV मेथड से, दूसरा 20% किस पर, मोटर कार पर 20% पर एनम WDV मेथड से, और तीसरा बाकी सब असेट पर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो यहाँ पर हम 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से लेंगे और कंप्लीटेड ईयर के लिए लेंगे। हम देख सकते हैं 1 मार्च है और 30 जून है। 30 जून को खरीदा था कंपनी ने, तो 30 जून को इस साल 30 साल पूरे होते, लेकिन 30 जून से पहले ही बेच दिया तो 3 साल पूरे नहीं हो पाए, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो खरीदा गया था ये 2 लाख में, 3 लाख में, 3 लाख में खरीदा गया था, और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है 2 साल का स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो वो कितना आया हमारा 60,000, है ना। तो इसकी WDV जो है वो है 2,40,000। तो 2,40,000 वाला सामान 2 लाख में मिल गया आपको, तो 40,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। ये 40,000 का जो प्रॉफिट है ये आपके लिए परक्यूजिट हो गई, जो टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस 40,000 की परक्यूजिट को भी लिख लेते हैं। इसके अलावा जो डिपॉजिट है वो 80C के लिए लिखा है, और कंट्रीब्यूशन भी 80C के लिए लिखा है। तो हम ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी कितना आ गया, किसी ने किया है क्या? इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 50,000, तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी 4,09,749, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, एक तो कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय वाला जो एम्प्लॉय ने करा है, और एम्प्लॉय ने करा है 30,000, एम्प्लॉय ने भी 30 करा है, एम्प्लॉय ने भी 30 करा है, और जो इन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक में डिपॉजिट किया होम लोन में, वो रीपेमेंट ऑफ होम लोन जो होता है वो भी 80C में डिडक्शन मिल जाता है 40,000, और जो NSC में हम कंट्रीब्यूट करते हैं 9th इशू, उसका भी डिडक्शन मिल जाता है। तो ये टोटल मिलाकर हो गया 94,000, 1,50,000 तक आपको मैक्सिमम मिल सकती है ये। तो ये 4,09,749 माइनस 94,000, तो 3,15,749 है टैक्सेबल इनकम। इसे हम नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये 3,15,750 हो जाएगी। मिस्टर एक्स है और जनरल मैनेजर है ABC लिमिटेड में। 31 दिसंबर को प्रीवियस ईयर में रिटायर हो रहे हैं 30 साल की जॉब करने के बाद में। इन्हें सैलरी मिली है 18,000 पर मंथ, और ये स्टार्टिंग से मिल रही है इनको। हमें मतलब अलग से हमें ये जो प्रीवियस ईयर है उससे भी 1 साल पहले से मिल रही है, 1 ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर। मतलब जब हमें कहीं बीच में एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी 10 महीने की, तो भी हमें 18,000 ही लेना है। इट मीन्स ये हो गया।
तो ये रिटायर हुए हैं, तो हम सैलरी निकालते हैं इनकी बेसिक सैलरी। ये 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, तो इन्होंने इस साल 9 महीने काम करा है और इस साल 9 महीने काम किया है, तो 18,000 के हिसाब से 9 मंथ्स की इन्हें सैलरी मिल जाएगी जो टैक्सेबल हो जाएगी 1,62,000। HRA मिलता है इनको, ये भी हमें 1 साल पहले से मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी पूरा हमें HRA भी हमारा पूरा 9 महीने का मिला है। और ये अपने ही घर में रहता है। अगर ये अपने ही घर में रहता तो रेंट पेड 0 हो गया, तो एग्जम्पशन 0 हो जाएगी, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो HRA भी इनका 10,000 पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ्स का 90,000 आ जाएगा। उसके बाद में मेडिकल अलाउंस है 2400 पर मंथ, ये फुल्ली टैक्सेबल होती है, तो 2400 इंटू 9 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी 21,600। तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। और इन्हें 11,200 रुपए मिले हैं क्योंकि ये विजिट पर गए हैं, फर्स्ट क्लास रेल टिकट के, होम टाउन गए हैं जो एम्प्लॉय ने दिया है। तो हमें पता है कि अगर LTC होता है, आने जाने का किराया होता है, तो 4 साल के ब्लॉक में 2 बार फ्री होता है, और वो AC फर्स्ट क्लास का किराया उसमें लिखा है कि फ्री हो जाता है। इसमें और कुछ नहीं बताया, 2 बार गए हैं, 3 बार गए हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया, तो मानते हैं पहली बार गए और एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो लीव ट्रेवल कंसेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन्हें एक कार मिली है 1.4 लीटर की छोटी कार मिली है, जो दोनों पर्पस के लिए मिलती है, और सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर करता है। तो जब छोटी कार मिलती है और सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर करता है, तो हमारा जो अमाउंट था वो कितना था? कार, तो 1.4 लीटर के लिए, छोटी कार के लिए कितना अमाउंट था? 1800। और ड्राइवर भी है 900 इंटू 9 24,300। मिस्टर एक्स कंट्रीब्यूट करते हैं 20% अपनी सैलरी का RPF में, एम्प्लॉयर डिपॉजिट करता है, कंट्रीब्यूट करता है 10%। तो जो एम्प्लॉयर करता है तो 10% तो सारा का सारा फ्री हो जाएगा, क्योंकि 12% तक फ्री होता है। तो एम्प्लॉयर्स 20% एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप पूरा नहीं पढ़ते हो, बस 20% करके क्वेश्चन को छोड़ दिया, आगे लिखा है एम्प्लॉयर 10% करता है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 10%, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। इसको 2,70,000 रुपीज ग्रेचुटी के मिले। तो ग्रेचुटी के लिए वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ग्रेचुटी 3 पॉइंट थे। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड, तो जो एक्चुअल रिसीव्ड है वो 2,70,000 है। नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट, तो ग्रेचुटी के लिए जो लिमिट है वो कितनी है? 20 लाख, 20 लाख।
और थर्ड पॉइंट क्या था? अब ये ग्रेचुइटी में कवर्ड है या नॉट कवर्ड है कुछ नहीं बताया, तो हम मानते हैं नॉट कवर्ड। तो नॉट कवर्ड में क्या था? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 1/2 इंटू एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी। तो क्वेश्चन में लिखा 30 साल 30 इयर्स पूरे करे इसने, और जो सैलरी है उस सैलरी के अंदर हमें पता है 18,000 बेसिक ही आएगी, और एवरेज भी वही होगी 10 महीने की, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये हो गया 2,70,000 रुपीज। तो एक्चुअल रिसीव 270 और थर्ड पॉइंट में 270, सबसे कम 270, तो एग्जाम्प्ट हो गया 270। तो टैक्सेबल हो गया नील। 270 मिला, 270 एग्जाम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल हो गया नील। तो ग्रेचुइटी भी टैक्सेबल नहीं है। इन्हें 2,16,000 रुपए मिले लीव एनकैशमेंट के। तो लीव एनकैशमेंट के लिए पॉइंट नंबर 2 हम कैलकुलेट कर लेते। वर्किंग नोट नंबर 2, लीव एनकैशमेंट। इन्हें 2,16,000 रुपए मिले अनअवेल्ड लीव के 12 महीने की। He was entitled 1 month leave for every year। इन्हें 1 साल के लिए 1 महीने की लीव मिलती थी, तो ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड 2,16,000। नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 3 लाख। नंबर 3 10 मंथ्स स्टैंडर्ड सैलरी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो 1,80,000 हो जाएगी 18,000 के हिसाब से। नंबर 4 था सैलरी फॉर अनअवेल्ड लीव्स, 1 महीने 1 साल मैक्सिमम लेना वही है इन्हें, और वो है 12 महीने। तो 12 महीने के हिसाब से 18,000 का हो गया 2,16,000। तो जो सबसे कम है वो है 1,80,000। तो मिनिमम है 1,80,000। तो 1,80,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा 2,16,000 माइनस 1,80,000, 36,000। तो 36,000 लीव एनकैशमेंट टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल कर लेते हैं, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। ग्रॉस सैलरी निकाला किसी ने? $3,33,900 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, कितना आ गया? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एक है एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो कि है 20% सैलरी का। तो इनकी सैलरी है 1,62,000, उसका 20% कितना हो गया? 32,400। और NSC 9th इशू में डिपॉजिट किया है 10,000। 10,000 PPF में डिपॉजिट किया है। LIC प्रीमियम की पेमेंट है 8,000।
80C की डिडक्शन सब में मिल जाएगी। टोटल 32,400, 10,000, 10,000, 8,000, 60,400, तो 2,23,500 टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 59। मिस्टर एक्स हैं, जनरल मैनेजर हैं एबीसी लिमिटेड में, रिटायर हुए हैं 31 दिसंबर को। 20 साल काम करने के बाद, और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है सैलरी, डीए, पेंशन, एचआरए, कार, आरपीएफ, गैस बिल, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, 80C के लिए, टीडीएस। हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो काम करना शुरू करते हैं। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर। सबसे पहले सैलरी इनकम, वैसे तो एक ही इनकम है, इनकी सैलरी की ही है। तो बेसिक सैलरी 15,000, इनकी रिटायरमेंट 1 जनवरी को हुई है, तो 9 महीना इन्होंने जॉब करा है, तो कितना हो गया 1,35,000। डीए 1,500 पर मंथ, 13,500। 50% स्पेशल डीए है। पेंशन 4,000 पर मंथ, ये प्राइवेट एम्प्लॉई हैं। पेंशन जो मंथली होती है वो फुली टैक्सेबल हो जाती है, इन्हें 3 महीने के लिए पेंशन मिली होगी। 4,000 इंटू 3, 12,000। एचआरए इनको मिलता है 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 9, 27 माइनस एग्जेम्प्ट वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम देखते हैं कि कितना एचआरए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एचआरए के लिए 3 पॉइंट होते हैं। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, तो एक्चुअल एचआरए इन्हें मिलता है 3,000 पर मंथ, 27,000। नंबर 2 होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। तो रेंट यहां पर दिया है इन्होंने 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 9 माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। स्टैंडर्ड सैलरी में 1,35,000 की सैलरी आ जाएगी, और 13,500, 13,500 का 50% आ जाएगा। कितना होता है 6,750। तो हमारी स्टैंडर्ड सैलरी कितनी हो जाएगी 1,41,750। तो 10% ऑफ 1,41,750,
तो 36,000 माइनस 14,175 कितना आ गया? 21,825। थर्ड पॉइंट है 40 या 50%, दिल्ली में है तो 50% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, तो 50% ऑफ 1,41,750 कितना आ गया? तो इनमें जो सबसे कम अमाउंट है वो है 21,875। हम 21,875 माइनस कर देंगे, एग्जाम्प्ट हो गया 25, 21,825। तो कितना अमाउंट टैक्सेबल आ गया? 5175 टैक्सेबल आ गया। HRA के बाद में कार की बात करते, कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होते हैं जिनकी मॉनेटरी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मान लें तो ग्रोस सैलरी अगर लाख रुपए से ऊपर है तो इसका मतलब हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है मोटे तौर पर। इनकी बेसिक सैलरी साल भर की 135, 9 महीने की 135 है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो है ही, तो कार फैसिलिटी भी इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। 1.6 लीटर इंजन कैपेसिटी है, कुछ बताया नहीं है तो हम यही एज्यूम करते हैं कि जो कार है वो एम्प्लॉयर की है और एम्प्लॉयर ही खर्चा करता है। अप टू 1.6 लीटर इंजन कैपेसिटी कार छोटी मानी जाती है, और छोटी कार के लिए 1800 कुछ हमें बताया नहीं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये पार्टली प्राइवेट पार्टली ऑफिशियल यूज होती है, तो 1800 पर मंथ हो जाता है टैक्सेबल। ड्राइवर के लिए कुछ बताया नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं कि जो शॉफर है, ड्राइवर है, वो अवेलेबल नहीं है, तो 1800 इंटू 9 कितना आ गया? 16,200। इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है 12% ऑफ इस बेसिक सैलरी टुवर्ड्स ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एम्प्लॉयर ने भी 12% ही कंट्रीब्यूट किया है। तो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉय का तो टैक्सेबल हो ही नहीं सकता, एम्प्लॉयर का टैक्सेबल होता है लेकिन वो एग्जम्प्ट होता है अप टू 12%, तो ये फ्री हो गया। कंपनी ने 8,000 रुपये गैस बिल के लिए पेमेंट करा है, तो ये एक पर्सनल परक्यूजिट है। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल पेमेंट बाय कंपनी इज टैक्सेबल, तो गैस फैसिलिटी विल बी फुली टैक्सेबल 8,000। इनको ग्रेच्युटी मिला है और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल है, तो ग्रेच्युटी रिसीव्ड 1,30,000 लेस एग्जेम्प्ट। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम देख लेते हैं कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2 ग्रेच्युटी, यहाँ पर लिखा है कि ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, तो यहाँ पर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड, तो इनको 1,30,000 मिला है। नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। नंबर 3 completed year of service, completed year of service into 15 upon 26 into last drawn salary। यहाँ सैलरी का मतलब क्या होता है? यहाँ ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सैलरी है वहां पर बेसिक प्लस डीए होता है, डीए स्पेशल नहीं है तो भी लेते हैं यहाँ पर। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनको 20 साल हो गए हैं,
15/26 इंटू सैलरी, सैलरी इनकी 15,000 है और डीए 1500 है, तो 16,500 पूरा ले लेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड सैलरी नहीं लेते हैं। तो कितना अमाउंट आया? तो इसमें अगर हम देखें तो मिनिमम एक्चुअल रिसीव्ड ही मिनिमम है, क्योंकि एक्चुअल रिसीव्ड ही मिनिमम है तो एग्जेम्प्ट भी हो जाएगा 1,30,000। तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2 के हिसाब से 1,30,000। तो टैक्सेबल नील हो जाएगा, कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। फिर इन्हें लीव एनकैशमेंट मिला है, लीव एनकैशमेंट, और लीव एनकैशमेंट है 1,57,000। इसमें से लेस कर देंगे जो एग्जेम्प्ट होगा, वर्किंग नोट नंबर 3 में हम करते हैं, जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहां लिखा है कि उसको 1,57,000 एनकैशमेंट मिला है लीव का 10 मंथ्स अनयूटिलाइज्ड, ही इज एंटाइटल्ड टू 1 मंथ लीव पर एनम। तो ठीक है, हमारा भी मैक्सिमम 1 मंथ होता है, तो 1 मंथ मिला है तो हमारे को कोई टेंशन नहीं है अलग से कुछ करने की। तो वर्किंग नोट नंबर 3 लीव एनकैशमेंट, नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड 1,57,000, नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट कितना होता है 3 लाख, नंबर 3 10 मंथ्स स्टैंडर्ड सैलरी, तो 10 महीने की स्टैंडर्ड सैलरी, स्टैंडर्ड सैलरी में एक तो 15,000 रुपए का बेसिक है और 750 रुपए का डीए है, तो 15,750 इंटू 10 1,57,500। और फोर्थ पॉइंट है अनयूटिलाइज्ड लीव्स के लिए पेमेंट। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि जो अनयूटिलाइज्ड लीव है वो कितनी है 10 मंथ्स की। तो 10 मंथ्स की अनयूटिलाइज्ड लीव का अमाउंट ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10 मंथ्स की अनयूटिलाइज्ड लीव, तो ये भी 1,57,500 ही हो जाएगा। इनमें जो सबसे कम अमाउंट आ रहा है वो एक्चुअल रिसीव्ड ही आ रहा है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1,57,000 एक्चुअल रिसीव्ड। तो टैक्सेबल यहाँ पर भी नील हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। उसने इन्वेस्टमेंट करा तो 80C के लिए है, टीडीएस है तो ये टैक्स पेबल के लिए है। तो टोटल निकालते हैं ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितना आ गया बताइए? 1,89,875। इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो ये ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा या टैक्सेबल सैलरी, क्योंकि और कोई इनकम तो इनके पास है नहीं। 1,39,875। इन्होंने 10th पॉइंट में बता रखा है कि 15,000 रुपए यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में डिपॉजिट किया है, तो ये 80C की डिडक्शन के लिए हमें बता रखा है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 15,000 रुपए इंश्योरेंस प्लान के डिडक्शन मिल जाएगी। पीपीएफ में 15,000 रुपए जमा किया है 12,000, तो 12,000 पीपीएफ में जो जमा किया है वो मिल जाएगा। मेजर सन की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पॉलिसी है वो भी मिल जाएगा, 15,000 है, लेकिन डेट नहीं दिया तो हम मानते हैं अभी लेटेस्ट ही होगी, तो सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा हमें डिडक्शन नहीं मिल सकती है।
सम एश्योर्ड 60,000 है, तो 60,000 का 10% 6,000 या प्रीमियम अमाउंट जो भी कम है वो डिडक्शन मिलेगा हमें। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया ये 33,000। तो टैक्सेबल इनकम 1,06,000 और कुछ अच्छा सॉरी, इन्होंने आरपीएफ में भी तो अमाउंट दिया है, तो आरपीएफ में जो अमाउंट दिया है वो उसकी भी डिडक्शन मिलेगी, है ना। तो आरपीएफ में इन्होंने कितना जमा किया है 12% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 1,35,000 का 12% निकाल लीजिए, 16,200 आरपीएफ, ये भी ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49,200। तो लेस करके कितना आ जाएगा 90,675। तो सेक्शन 288A में राउंडेड ऑफ कर देते हैं, तो 90,680। अब इसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो नील आएगा, इसमें से टीडीएस कट चुका है ना, टीडीएस 5,000 का कट चुका है, तो इसका मतलब रिफंड है, रिफंड क्लेम करेंगे आप 5,000 रुपये। तो आप कहेंगे कि भैया 5,000 रुपये का अमाउंट हमें वापस चाहिए, रिफंड चाहिए, क्योंकि हमारा टैक्स बनता नहीं था और 5,000 का टीडीएस हमारा जमा हो गया।